कक्षा 11वीं राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज से हम विषय कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर साइंस का वीडियो ऑनलाइन स्टडी प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये पता होगा कि इस बार आपकी 11वीं कक्षा का सिलेबस चेंज हो गया है और उसका लेटेस्ट सिलेबस आपका जो इस बार है कंप्यूटर विज्ञान का, वो एनसीईआरटी के इक्विवेलेंट है। और अभी तक राजस्थान बोर्ड की तरफ से आपके सब्जेक्ट की बुक पब्लिश नहीं की गई है। मतलब मार्केट में जाके अगर आप बुक परचेज करने के लिए जाएंगे, पता करेंगे, तो आपको मार्केट में राजस्थान बोर्ड की और हिंदी में कंप्यूटर विज्ञान सब्जेक्ट के लिए कोई भी बुक उपलब्ध आज के समय में नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी की साइट पे अगर हम जाते हैं और कंप्यूटर साइंस कक्षा 11वीं का सिलेबस एंड बुक वहाँ पर देखते हैं, तो राजस्थान बोर्ड ने भी अभी कुछ दिनों पहले अपने वेबसाइट पर वो बुक का लिंक दिया है, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बार आपका कंप्यूटर विज्ञान का जो सिलेबस है वो पिछली बार से थोड़ा सा चेंज हो गया है। लैंग्वेज वहाँ पर चेंज कर दी गई है। इस बार लैंग्वेज जो दी है वो सी लैंग्वेज नहीं दी है, सी प्लस प्लस भी नहीं दी है। इस बार पाइथन लैंग्वेज वाला कोर्स डाल दिया है। तो आपका इस बार का जो कंप्यूटर विज्ञान का जो सिलेबस है उसमें 11 चैप्टर्स हैं और 11 चैप्टर्स कुछ इस प्रकार से हैं। मैंने पूरा सिलेबस और पूरी बुक की पीडीएफ, पूरे 11 चैप्टर की पीडीएफ, पूरा सिलेबस क्या है वो इंग्लिश में बुक है, पीडीएफ फॉर्मेट में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो वो मैंने एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड की है, वो मैंने आपके ग्रुप में शेयर करवा दी है। और उसके साथ राजस्थान बोर्ड ने कुछ दिनों पहले कोविड की वजह से जो कुछ टाइम का अपने को जो लॉस हो रहा है, स्कूल रेगुलर स्टार्ट नहीं हो रही, तो कुछ सिलेबस को भी रिड्यूस किया है, कम कर दिया गया है। तो उस सिलेबस को रिड्यूस करने के बाद क्या बचा है और क्या रिड्यूस किया है, इसकी पीडीएफ भी एक इस प्रकार का आपको क्या क्या रिड्यूस किया गया वो लिस्ट, और उसके बाद क्या बचकर रह गया है, तो ये पूरी 3 पेज की 4 पेज की लिस्ट मैंने अपने ग्रुप में शेयर करवाई थी। वापस मैं कर दूंगा एक बार, तो उनको आप ध्यान से देखें। और हमारा जो 11 चैप्टर का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला चैप्टर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है, पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। ये हमने वहाँ पर क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस जो अभी चल रही है वहाँ पर इसको पूरा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पूरा थियोरेटिकल है। एंड उसके बाद आपका ये दूसरा चैप्टर जो है ये एनकोडिंग सिस्टम और नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, जो इस बार हम नहीं पढ़ेंगे अभी एक बार के लिए, क्योंकि इस सिलेबस से इसको हटाया हुआ है। आप देख भी सकते हैं चैप्टर नंबर 2 के पूरे टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स है, तीनों यहाँ से हटाए हुए हैं, है ना। चैप्टर 1 के भी 2 टॉपिक्स, चैप्टर 1 में भी ये माइक्रो प्रोसेसर और डाटा इन्फॉर्मेशन ये हटाए हुए हैं 8 टॉपिक में से। और चैप्टर 3 में से भी कुछ टॉपिक्स 3.7 एंड 3.6, ये जो ग्रिड कंप्यूटिंग और ब्लॉक चेन्स है, इनको भी यहाँ से हटाया गया है। और चैप्टर 4 से भी कुछ पॉइंट्स हटा दिए गए हैं। ये आपका जो चैप्टर 4 है इसमें से 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 मतलब एल्गोरिदम का कंपैरिजन, कोडिंग और डिकम्पोजिशन, ये सब हटा दिए गए हैं। आधा 4th चैप्टर रखा गया है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक ये पूरा पाइथन लैंग्वेज है। पाइथन, है ना, ये पूरा पाइथन लैंग्वेज है। तो इस पाइथन लैंग्वेज के चैप्टर नंबर 5 से लेकर 10 तक का पूरा सिलेबस आपका कुछ भी नहीं हटाया गया। तो इस पाइथन लैंग्वेज को हम पूरा पढ़ेंगे। और उसके बाद 11th चैप्टर से भी कुछ पॉइंट्स को हटा दिया गया है। 11th चैप्टर सोशल इम्पैक्ट से रिलेटेड, सामाजिक प्रभाव आईटी का, कंप्यूटर का क्या है, उससे रिलेटेड ये कुछ टॉपिक्स है। इनमें से भी 2-3 पॉइंट हटाए गए हैं। ठीक है, तो आपका ये कंप्यूटर विज्ञान का इस बार का जो 11 चैप्टर का कुल सिलेबस है, 11 में से दूसरा चैप्टर कम्प्लीटली रिमूव किया गया। फर्स्ट चैप्टर से 2 पॉइंट, थर्ड चैप्टर से 3 पॉइंट, फोर्थ चैप्टर से 4 पॉइंट और 11वें चैप्टर से भी 3 पॉइंट यहाँ पर रिमूव करके और सिलेबस को इस प्रकार से रिड्यूस करके बाकी रखा गया है। चैप्टर नंबर आपका 5 से लेकर 10 तक जो पाइथन है वहाँ से कुछ भी नहीं हटाया गया है। तो आज से हम यहाँ पर चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 पूरा आपका
कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है, थियोरेटिकल चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, इसमें ये टॉपिक्स इस प्रकार रहेंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर सिस्टम का परिचय। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की खोज। तीसरा टॉपिक यहाँ पर रहेगा कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की स्मृतियाँ। कंप्यूटर में मेमोरी की आवश्यकता क्या है, प्रकार क्या है, वो कौन कौन सी मेमोरी है, किसकी क्या प्रॉपर्टी, उसके बारे में, है ना। उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, ये टॉपिक रहेगा। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर और डाटा इन्फॉर्मेशन, ये हटा दिए गए। उसके बाद सॉफ्टवेयर और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रकार से ये 6 मेजर सब टॉपिक्स आपके चैप्टर 1 में होंगे। चैप्टर 1, कंप्यूटर सिस्टम। विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नॉट इलेक्ट्रिक। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस है, और जो हमसे डाटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करती है और उसके बाद उसको प्रोसेस करती है। जो जैसे इंस्ट्रक्शन दिया उस प्रकार से प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है। और कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मिला देने से इसको कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है ना। कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहलाता है? क्योंकि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का ये कॉम्बिनेशन है, इसलिए इस मशीन को, इस कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य रूप से सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है और स्टोरेज डिवाइसेस होती है। और ये सभी कंपोनेंट्स मिलकर एक सिंगल यूनिट के रूप में किसी एक आउटपुट को बनाने के लिए एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आने वाले कंपोनेंट्स हैं। और कंप्यूटर आजकल कई फॉर्म में हमें और कई साइज़ के रूप में मिलता है, जैसे लैपटॉप है, जैसे डेस्कटॉप है, जैसे पाम टॉप मतलब स्मार्टफोन हो गया, है ना, पर्सनल कंप्यूटर पीसी जिसको अपन बोलते हैं। तो ये सब कंप्यूटर के फॉर्म्स हैं। अब आपके सामने ये जो डायग्राम शो हो रहा है, ये है कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। तो कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसमें एक सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, है ना, और मेमोरी यूनिट, 3 प्रकार के एएलयू, सीयू, एमयू, ये 3 कंपोनेंट सीपीयू के कंपोनेंट होते हैं। और सीपीयू से ही अटैच होती है इधर इनपुट डिवाइसेस और इधर होती है आउटपुट डिवाइसेस। और इसके साथ ही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, द्वितीयक मेमोरी भी जुड़ी हुई होती है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इनपुट डिवाइस से डाटा सीपीयू को जा रहा है और आउटपुट डिवाइस को मिल रहा है ना। अब डाटा जब सीपीयू में जाता है तो सीपीयू उसको एक बार सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट होती है वो डाटा को एक बार पहले मेमोरी में टेम्पररी रूप से स्टोर करती है, फिर 1 बाय 1 डाटा को प्रोसेसिंग के लिए एएलयू के पास भेजती है, फिर वापस स्टोर करती है, देन उसको आउटपुट यूनिट के पास भेजती है। कुछ डाटा को परमानेंटली अगर फाइल के रूप में हम सेव करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। तो यहाँ पर ये जो कंट्रोल यूनिट है ये पूरा कंट्रोलिंग का काम करता है इन सारे कंपोनेंट्स के बीच में। तो ये आपके सामने यहाँ पर कंट्रोल यूनिट, एएलयू, एमयू, इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स मिलाकर ये ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम का दे रखा है। इसको आप समझेंगे और इसको बनाएंगे। कंप्यूटर सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम को समझने के बाद अब हम यहाँ पर सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। सीपीयू किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग होता है। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और यह कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जो जिसको हम प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। और ये एक्चुअली ये सीपीयू जो है वो एक या एक से अधिक जो छोटी छोटी चिप्स होती है, आईसीज होती है, इनको मिलाकर बनता है ना। और ये आईसीज और ये चिप्स जो हैं ये सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी हुई होती है। सीपीयू प्रोग्राम में जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वहाँ से डाटा को लेता है और उन डाटा को उन दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ऑपरेशंस को करता है, प्रोसेस को करता है और वापस रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर करता है। तो सीपीयू हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, दिए गए इनपुट्स के अकॉर्डिंग ऑपरेशंस को करता है। प्रोसेसिंग के दौरान सीपीयू जो है उन दिए गए इंस्ट्रक्शंस को, उन दिए गए इनपुट्स को लोकल मेमोरी में स्टोर करता है। तो सीपीयू की उस लोकल मेमोरी को रजिस्टर कहा जाता है। सीपीयू की जो लोकल मेमोरी होती है जिसमें हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस और डाटा
टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए जो स्टोर रहते हैं उसको रजिस्टर मेमोरी कहा जाता है। और ये रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के अंदर जो है लिमिटेड साइज़ में होती है और डिफरेंट टाइप्स की रजिस्टर मेमोरीज सीपीयू के अंदर यूज़ होती है और ये कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कोई कि कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी का नाम बताइए तो उसका नाम है रजिस्टर मेमोरी। और इसके रजिस्टर के अलावा सीपीयू में दो और मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिनको कहते हैं हम एएलयू और सीयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। तो जो एएलयू होता है वो सारी अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस मतलब सारी अंकगणितीय और तार्किक क्रियाओं को करता है। और सीयू जो है वो नियंत्रण का काम करता है। इंस्ट्रक्शंस और जो दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग सीयू उनको एएलयू के पास भेजता है, वापस मेमोरी में भेजता है, मेमोरी से वापस एएलयू के पास भेजता है, वापस आउटपुट डिवाइसेस के पास भेजता है, इनपुट डिवाइस से एक्सेप्ट करता है। तो कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य, सीयू का मुख्य कार्य जो है इन सारे कंपोनेंट्स के बीच में डाटा नियंत्रण को, डाटा प्रवाह को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, तो ये है सीपीयू के मुख्य कंपोनेंट्स का कार्य और कंपोनेंट्स। सीपीयू के बाद कंप्यूटर सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट है वो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में आते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, है ना, जॉयस्टिक, लाइट पैन, माइक, इन सबको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जो कंप्यूटर को इनपुट देने का कार्य करती है तथा ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर को इनपुट, दिए गए इनपुट को कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में अर्थात बाइनरी रूप में कन्वर्ट करके देती हैं। हम जो इनपुट देते हैं इनपुट डिवाइसेस, इनपुट यूनिट उस दिए गए इनपुट को बाइनरी फॉर्म में बदल कर कंप्यूटर को देता है। हम जानते हैं ना कि डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बाइनरी भाषा को ही समझता है। तो हमारे दिए गए इनपुट को इनपुट यूनिट ही बाइनरी में बदल कर कंप्यूटर को इनपुट करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे अब आता है आउटपुट डिवाइसेस, है ना। तो आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, है ना। ये सब डिवाइसेस जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेस में आती है। और आउटपुट डिवाइस का कार्य कंप्यूटर से जो आउटपुट मिल रहा है उसको वापस ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, मतलब हमारे समझने योग्य रूप में, क्योंकि कंप्यूटर में तो बाइनरी फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में ही एक्सेप्ट हुआ और बाइनरी फॉर्म में ही ऑपरेट प्रोसेस हुआ और उसके बाद रिजल्ट बना। अब उस बाइनरी फॉर्म में जो रिजल्ट बना हुआ है उसको आउटपुट यूनिट वापस अपन हमारे समझने योग्य रूप में बदल कर और वो हमें प्रोवाइड करता है। कहाँ पर, जैसे मॉनिटर पे शो करता है, प्रोजेक्टर पे हो सकता है, प्रिंटर पे मिल सकता है, हेडफोन स्पीकर से मिल सकता है। तो ये सभी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। जो आउटपुट हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, फाइल जो दिखाई देती है वो सॉफ्ट कॉपी होती है और जब प्रिंटर से हमें मिल जाती है पेपर पे प्रिंट आउट उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी ये दो आउटपुट के रूप हम कह सकते हैं। अब तक हमने पढ़ा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलकर एक सिंगल यूनिट के रूप में कार्य करता है। और कंप्यूटर बाइनरी भाषा को ही समझता है। कंप्यूटर में मुख्य रूप से सीपीयू, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, ये सभी कंपोनेंट्स होते हैं। फिर हमने कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देखा और फिर हमने सीपीयू को पढ़ा है। तो सीपीयू में सबसे पहले इसकी लोकल मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी होती है। इसके अलावा एएलयू और सीयू और मेमोरी यूनिट और इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, ये सब होते हैं। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा है वो है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की खोज। बच्चों, जो आज ये कंप्यूटर आप देख रहे हो ये कोई थोड़े से समय में बना हुआ या कोई एक दो व्यक्तियों या एक व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज नहीं है। ये आज का आपका ये जो कंप्यूटर है इसको बनने में हजारों वर्ष लगे हैं तथा ये विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए आविष्कारों, विचारों और विकास का मिलाकर एक परिणाम है। ठीक है, और इसके कंप्यूटर युग की शुरुआत जो है वो बहुत पहले से मानी जाती है। जब अबेकस बना था सबसे पहले,
लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व जो चीनियों ने एक सबसे पहले जो अबेकस बनाया था, मेसोपोटामिया के लोगों ने चीनियों से भी पहले लगभग 3000 ईसा पूर्व में एक तारों से मणकों से मिलाकर गिनने का एक उपकरण बनाया था, और लगभग 500 ईसा वर्ष पूर्व चीनियों ने इस उपकरण में सुधार करके इसको अबेकस नाम दिया था, वहाँ से मानी जाती है। ठीक है, तो अबेकस बना सबसे पहले जापानी लोग इस अबेकस को अलग नाम से जानते हैं। जापानी लोग इसको सारोबान कहते हैं। और अबेकस के बाद सबसे पहले जो कंप्यूटर बनते समय जो डिवाइस बनी, जो नेक्स्ट कैलकुलेटर जो बना, उसको पास्कलाइन बोला गया है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्कॉटलैंड का एक जो गणितज्ञ था जॉन नेपियर, उन्होंने लोगोरिदम मशीन बनाई, और जो नेपियर्स बोन्स कहा जाता है, नेपियर्स बोन्स। और उसके बाद फ्रांसीसी एक गणितज्ञ था ब्लेज पास्कल, उन्होंने जो है 1662 में एक पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया जो दशमलव प्रणाली पर जोड़ बाकी कर लेता था, उसको नाम दिया गया है पास्कलाइन। तो अबेकस बना, उसके बाद नेपियर्स बोन्स बना, और उसके बाद पास्कलाइन कैलकुलेटर बना। ठीक है, पास्कलाइन कैलकुलेटर बनने के बाद चार्ल्स बेवेज ने लगभग 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में 1834 लगभग क्या हुआ कि चार्ल्स बेवेज जो थे, उन्होंने एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन करके दो प्रकार के इंजन बनाने शुरू किए। एक्चुअली जो डिफरेंस इंजन थे वो 3 इंजन थे, तीनों ही उन्होंने पहला शुरू किया, फिर दूसरा शुरू कर दिया, फिर तीसरा शुरू कर दिया, और उसके बाद उन्होंने एक और बनाया इंजन जिसको एनालिटिकल इंजन कहते हैं। तो 1834 में चार्ल्स बेवेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन से पहले जो 3 प्रकार के जो इंजन बने उनका नाम है डिफरेंस इंजन, जो तीनों ही पूरे नहीं हुए लेकिन एक अच्छा कंसेप्ट देखे गए कंप्यूटर के निर्माण में। चार्ल्स बेवेज द्वारा बनाए गए डिफरेंस इंजन कुछ इस प्रकार से थे, और एनालिटिकल इंजन जो बनाया वो कुछ इस प्रकार का था। एनालिटिकल इंजन वास्तव में आज के आधुनिक कंप्यूटर का ही पूर्वज है। हालांकि एनालिटिकल इंजन कभी पूरा नहीं बना और कभी वो एक मशीन के रूप में नहीं चला, लेकिन वो मूलभूत सिद्धांत और वो कंसेप्ट इस एनालिटिकल इंजन ने दे दिए, जिसमें आज के कंप्यूटर के सारे गुण थे। मतलब इनपुट होना, आउटपुट होना, मेमोरी होना, है ना, उसके अंदर प्रोसेसिंग होना, आदि सभी कंसेप्ट उसमें दिए गए थे। और इन्हीं सभी योगदानों के कारण ही हम चार्ल्स बेवेज को क्या बोलते हैं, इन्हीं सभी योगदानों के कारण हम चार्ल्स बेवेज को फादर ऑफ कंप्यूटर का पिता कहते हैं। और फिर 1890 में चार्ल्स बेवेज के बाद 1890 में अमेरिका के हरमन होलेरिथ वैज्ञानिक ने सबसे पहली विद्युत यांत्रिक पंच कार्ड मशीन, है ना, जिसको हम कहते हैं टेबुलेटिंग मशीन बनाई। ठीक है, तो वो भी कंप्यूटर के विकास में एक नेक्स्ट प्रयोग था। और टेबुलेटिंग मशीन कब बनी? 1890 में हरमन होलोरिथ ने डिज़ाइन की। ठीक है, जिसमें डाटा को पंच कार्ड पे स्टोर किया जाता था। ये डाटा स्टोरेज करने की तरफ एक कदम था। और उसके बाद 1937 में फिर एक ट्यूरिंग मशीन बनी, है ना। फिर ऐसे चलते हुए फिर आगे 1924 में अमेरिका में एक IBM कंपनी स्थापित हुई, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। और सबसे पहला एक कंप्यूटर इस IBM कंपनी ने जो बनाया था साथ में मिलकर, तो उसका नाम था मार्क 1। ये पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बना था। कुछ मार्क 1 इस प्रकार का कंप्यूटर था ये पूरा, है ना। विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर पहला कौन सा था? मार्क 1, 1943 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फिजिक्स प्रोफेसर हावर्ड आइकन के साथ मिलकर IBM कंपनी ने मार्क 1 नाम का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था। 1945 में वॉन न्यूमैन ने एक कंसेप्ट दिया था जिसमें प्रोग्राम को स्टोर करवाया जा सका, जिसमें मेमोरी में, और फिर वो प्रोग्राम इनपुट लेता था, आउटपुट देता था, प्रोसेस करता था। इनके जॉन वॉन न्यूमैन के कंसेप्ट के बेस पर एडवेक और इनियाक 2 कंप्यूटर डेवलप किए गए थे। ये 1945 में किए गए थे। वॉन न्यूमैन का जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर
था वो कुछ इस प्रकार से था कि इनपुट होगा, आउटपुट होगा, मेमोरी होगी और सीपीयू होगा। तो ये वॉन न्यूमैन के द्वारा दिया गया कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, और इस ब्लॉक डायग्राम के आधार पर कंप्यूटर बनाए गए वो थे एडवेक और इनियाक। ठीक है। कंप्यूटर में जो ये कंप्यूटर का विकास क्रम है, इसको पीढ़ियों के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें 5 पीढ़ियाँ बताई गई है कंप्यूटर के विकास क्रम में। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी काम में आती थी, जो 1942 से 1955 तक पहली पीढ़ी मानी जाती है। इसमें मशीन भाषा उपयोग होती थी, असेंबली भाषा भी थी और वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो इनियक थे। ठीक है। ये इनियाक वॉन न्यूमैन ने उदाहरण पर आधारित पहला बाइनरी प्रोग्रामिंग वाला कंप्यूटर था। इनियाक था, एडवेक था। इनियाक के बाद एडवेक भी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। ठीक है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो आए तो वो 1955 से 1964 के बीच आए, और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी काम में ली गई। ट्रांजिस्टर जो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटी होती थी, हीटिंग की प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो गई थी, है ना। फिर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जब आए, ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार के होते थे। फिर तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का स्थान आईसी ने ले लिया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी वहाँ पर इस प्रकार की होती है, उनको यूज़ करने लग गए थे। आईसी एक छोटा सा एक चिप जैसा होता है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, है ना। छोटे आकार के कारण इसका नाम चिप दिया गया था। तीसरी पीढ़ी में आईसी आने लग गई थी, और तीसरी पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी में इन आईसीज को बड़े लार्ज स्केल पर यूज़ किया गया था, इसलिए वेरी लार्ज स्केल आईसी, है ना। तो वीएलएस आईसी कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था, और माइक्रो प्रोसेसर वहाँ पर तैयार होने लग गए थे इंटेल सीरीज़ के। और फिर 5वीं जनरेशन जो है वो अब से मानी जाती है, आज से आगे तक मानी जाती है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए, रोबोटिक्स का प्रयोग करते हुए आज के टाइम के कंप्यूटर्स को आप देख सकते हो, जिसमें बायोमेट्रिक्स का यूज़ होना, है ना, इतनी फास्ट स्पीड का होना, इंटरनेट नेटवर्किंग का किस लेवल तक का काम कर जाना। तो ये सब आज की जनरेशन 5th जनरेशन के कार्य है, और आने वाली जनरेशन में इन पे और विकास होने की पूरी संभावना है। तो ये हमने पढ़ा था कंप्यूटर का विकास क्रम, कंप्यूटर की खोज, कंप्यूटर का एवोल्यूशन। इसके बाद तीसरा टॉपिक आता है, वो है कंप्यूटर की मेमोरी। तो ये कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके बारे में हम बात करेंगे अब।